वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमको करने होंगे कवर, उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन कर चुकी थी। सबको कितने टाइप्स होते हैं फंक्शन के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके डिफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, अब बाय ग्राफ भी हम लोग उसको डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग जानेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के अंदर क्या है। पहला पॉइंट हमारा है कि सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर, इसका 3 नाम है। इक्विवेलेंट इसको भी कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सेट्स भी इसको कहते हैं। तो ये सिमिलर जो है वो 3 नाम से इसको सिंबल दिया गया है। कहीं कहीं आपको सिमिलर दिखाएगा कि अगर किसी सेट को सिमिलर कब कहते हैं, या इक्विवेलेंट कब कहते हैं, या इक्विपोटेंशियल, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि सिमिलर होता क्या है। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर। मान लेते हैं कि 2 सेट्स हमारे हैं ए और बी। इसको हम लोग सिमिलर कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एंड बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन दैम। तभी हम लोग कह सकते हैं जब इनके बीच में एक हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो, एग्जिस्ट करे। तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सिमिलर है, या इक्विवेलेंट है, या इक्विपोटेंशियल सेट्स है। और इसको हम लोग डिनोट करते, लिखते कैसे? ए इसकी साइन है, ये सिमिलर की साइन ये है, तो ये ए सिमिलर बी। इसको हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, या सिमिलर है, या इक्विपोटेंशियल है। तो इसमें आप बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ही समझ रहे हैं कि बाइजेक्टिव क्या होता है, जिसमें ऐसे फंक्शन, अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने डिस्कस किया था कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो उसमें से जो 1 और ऑन टू मैप जो होता है, उन दोनों के वो दोनों टाइप्स के अगर कोई फंक्शन हमारा है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा बाइजेक्शन फंक्शन है। तो ऐसे सेट्स को कहेंगे कि वो हमारे ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है या सिमिलर है। तो ऐसा फंक्शन अगर डिफाइन होता है 2 सेट्स के बीच में, बाइजेक्शन। सेकंड पॉइंट हमारा जो है फाइनाइट। फाइनाइट्स क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट सेट से मतलब ये फाइनाइट का मतलब होता है कि लिमिटेशन होना चाहिए किसी सेट का, मतलब उसको हम लोग ईजिली काउंट कर सकें किसी फाइनाइट सेट को। ये तो हमारा ओरली हो गया, हम लोग जैसे समझते हैं माइंड में, जैसे हम लोग के सेट है। लेकिन एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या है उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई आपसे फाइनाइट सेट पूछता है तो आप क्या उसको बताओगे। तो पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक एसएन। एसएन जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 डैश डैश एन तक है। और एसएन को क्या कहते हैं? ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ये हमारा जो होता है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल मत होता है। मतलब कि ये ऐसा सेट का कलेक्शन होता है जो कि अगर इसको ये लेबलिंग का काम करता है। देन अ नॉन इम्पटी सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट। अगर किसी नॉन इम्पटी सेट ए हम लोग लेते हैं, सेट ए जो है हमारा वो नॉन इम्पटी है। अगर उस सेट को हम लोग कहना है कि वो फाइनाइट है, कब कहेंगे कि वो फाइनाइट है? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन, एक स्मॉल एन देयर एग्जिस्ट करे जो कैपिटल एन में, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करे। एंड अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस एन टू ए, जो कि हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो एस एन टू ए पर। मतलब कि अगर कोई फंक्शन हमारा है, मान लीजिए ये एफ हमारा है, ये एस एन से ए पर जा रहा है, या ए से एस एन पे जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग का फंक्शन जो है अगर ये बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन टू मैपिंग है, 1 1 कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऐसे सेट्स को कहेंगे, ये जो सेट ए है उसको कहेंगे कि ये सेट जो है वो फाइनाइट है। क्योंकि जो एस एन है वो एन, जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, किसी नेचुरल नंबर से। और ये फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी बाइजेक्टिव में क्या होता है कि 2 सेट्स को अगर इक्वल करना होता है, सिमिलर करना होता है, तो 2 सेट के बीच में अगर फंक्शन बाइजेक्शन दिखा दे तो वो कह देंगे कि वो दोनों सेट जो है वो सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये जो हमारा एस एन, अगर हमारा एन, जो भी एन नेचुरल नंबर्स लेंगे, चाहे 5 ले चाहे 4 ले, अगर वो एस एन में अगर 4 एलिमेंट हैं तो हमारे सेट ए में भी अगर फाइनाइट है, वो भी अगर उसके इक्विवेलेंट हो जाए, वो उसमें मतलब कि उसमें बाइजेक्शन फंक्शन डिफाइन हो जाए, तो तब हम लोग कहेंगे कि ये जो ए है वो फाइनाइट सेट है हमारा है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ईजिली समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है फाइनाइट सेट पर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ए। जो हमारा ए जो सेट कलेक्शन है वो वॉवेल्स के सारे सेट के कलेक्शन है। उसमें क्या क्या ए ई आई ओ यू है। तो इससे जो सेट ए बना हुआ है इज़ अ फाइनाइट सेट। ये हमारा जो सेट ए है वो फाइनाइट होगा। सिंस कब होगा? देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन हम लोग का एग्जिस्ट करे एफ, जो ए से मैप हो रहा है एस एन S5 पर, विच इज़ अ बाइजेक्शन। और ये जो मैप है ये अगर ये बाइजेक्शन हो, ये बाइजेक्शन है क्योंकि जो हमारा S5 है, एस एन क्या डिनोट कर रहा था? एस एन जो डिनोट कर रहा था हमारा, उसके अंदर के एलिमेंट क्या हो रहे थे? 1 2
से लेके डैश डैश एन तक के एलिमेंट है। तो अगर S5 की बात की जा रही है तो S5 में कितने एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट होंगे। और सेट ए में भी 5 एलिमेंट है। तो इन दोनों में अगर मैपिंग डिफाइन जाए तो एक 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग एक मैप मिलेगा सेट ए से S5 पर। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा बाइजेक्शन फंक्शन होगा। तो अब हम लोग कहेंगे कि सेट ए जो है वो फाइनाइट सेट है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम कुछ नोट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नोट्स हमारे जो अभी फाइनाइट सेट अभी आपको डिस्कस किए हैं और सिमिलर जो डिफिनेशन मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया है उसी पर बेस्ड हमारे कुछ नोट्स हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसको ये वन वर्ड ये हमारे 1 लाइनर में क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे CSIR नेट एग्जाम में। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट आर सिमिलर इफ़ देयर कार्डिनलिटी आर इक्वल। अगर 2 फाइनाइट सेट को सिमिलर कहना है कब कहेंगे, अगर वो हमारे उसकी कार्डिनलिटी इक्वल आ जाए। कार्डिनलिटी आपको बताएं कि जो किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ काउंटिंग एलिमेंट, जितने भी उस सेट के नंबर ऑफ काउंटिंग एलिमेंट होते हैं वही हमारे उस सेट की कार्डिनलिटी हो जाती है। अगर 2 सेट्स फाइनाइट है उसको अगर सिमिलर दिखाना है तो उसकी कार्डिनलिटी को इक्वल कर दें तो वो हमारा जो सेट होगा वो सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा जो क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि एवरी सेट ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। मतलब अगर कोई सेट ए है, एवरी सेट मतलब कोई भी सेट हो, अगर वो इक्विवेलेंट इटसेल्फ है एज देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैम। अगर वो खुद से खुद इक्विवेलेंट है, मतलब अगर सेट ए खुद से ही इक्विवेलेंट है, इक्वल है, सेट ए के बराबर ही है, तो ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है एक आइडेंटिटी मैप। तो ये हमारा जो होगा वो एक आइडेंटिटी मैप होगा। देखिए इक्विवेलेंट में हम क्या डिफाइन किए थे कि अगर कोई सेट सिमिलर है या इक्विवेलेंट है तो उन दोनों सेट के बीच में अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर दे बाइजेक्शन का तब कहेंगे कि वो सेट्स जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो अगर सेट ए से सेट ए को ही इक्वल दिखाना है तो हम लोग वैसे सेट को, तो वो हमारा जो फंक्शन होता है क्या वो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मतलब सेम सेट के एलिमेंट सेम सेट पर जा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह हमारा आइडेंटिटी मैप है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। अब जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ए सिमिलर टू बी, अगर कोई सेट ए और बी है, अगर वो दोनों इक्विवेलेंट हैं तब हम लोग, एंड बी सिमिलर टू सी, और कोई दूसरा हमारा सेट है वो बी है जो वो सी के सिमिलर है मतलब इक्विवेलेंट है, देन ए सिमिलर टू सी। तो इसका मतलब कि जो ए होगा वो सिमिलर हो जाएगा सी के। जैसे देखिए अगर मैं आपको मैपिंग के हिसाब से बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि सिमिलर का मतलब क्या होता है कि 2 सेट के बीच में बाइजेक्शन फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एफ हमारा है वो ए से बी पर बाइजेक्शन है, उसके बाद जस्ट बी से, ये बी से मान लेते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन जो है वो जी है, ये जी जो है वो कहाँ से बी से सी पर जा रहा है। तब हम लोग देख रहे हैं कि जो ए और सी होगा ये हमारा, ये जो मैपिंग बनेगा वो ए और सी, ये भी हमारा बाइजेक्शन होगा, ये भी हमारा इक्विवेलेंट होगा। इसको हम लोग एच कहते हैं डिनोट्स। तो इसको ये कहा, इसे कंपोजिशन हो रहा है, इसको कहते हैं कंपोजिशन मैपिंग। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट इज दैट every infinite set is equivalent to at least one of its proper subset, whereas finite set can never be equivalent to any proper subset. आप लोग रिलैक्स रहिए, मैं आपको फोर्थ पॉइंट इसलिए समझा रही हूँ। फिर से समझिए क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट पे। एक छोटे छोटे टुकड़े को लेकर चलते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या होता है अगर किसी से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की, तो इसमें ये कह रहा है कि जो फाइनाइट सेट होता है, एवरी फाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट प्रॉपर सबसेट। मतलब कह रहा है कि जो इनफाइनाइट सेट होगा वो किसी न किसी, कम से कम एक ऐसा प्रॉपर सबसेट होगा उस सेट फाइनाइट सेट का जिसके वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन फाइनाइट सेट में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अपने प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट हो जाए। प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि उन दोनों के बीच में बाइजेक्शन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, मैपिंग हो रही है। तो ये कभी भी ऐसा फाइनाइट सेट के बीच में नहीं होता है कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट हो जाए, लेकिन इनफाइनाइट के केस में ये होता है। तो यही फोर्थ पॉइंट हमारा डी वाला जो ऑप्शन है, डी जो पॉइंट है वो उसमें कहा जा रहा है। और सिक्स पॉइंट क्या हमारा है, और फिफ्थ पॉइंट क्या, ई हमारा जो है सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका अगर कोई सबसेट भी लेते हैं तब भी वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। लास्ट हमारा जो है एफ है, वो क्या आ रहा है कि इम्पटी सेट इज कंसीडर एज अ फाइनाइट सेट। इम्पटी सेट हमेशा कंसिडर किया जाता है फाइनाइट सेट में। अगर फाइनाइट सेट को बताना है कि वो किस टाइप का सेट है तो वो हमेशा फाइनाइट सेट होता है। ये सारे हमारे नोट्स हैं इंपॉर्टेंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट क्या होता है।
उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसको अभी किए हैं, सिमिलर क्या होता है वो किए हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा आ जाए वो काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ सेट एस, मान लेते हैं कोई सेट एस है हमारा, ये इस सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट। इसको हम लोग कब कहेंगे कि काउंटेबली इनफाइनाइट है? इफ़ इट इज़ अ सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ये सेट, अगर किसी सेट ए को काउंटेबली इनफाइनाइट कहना है कि वो इनफाइनाइट सेट है काउंटेबली, तो उस सेट को अगर हम लोग सिमिलर दिखा दे नेचुरल नंबर के, एन जो हमारा एन होता है, आपको पता है ये एन सिंबल जो होता है वो नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हमारा जो अगर इसके सिमिलर हम लोग दिखा दे किसी सेट को, तो वो सेट जो होगा हमारा वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल में कहा जा रहा है कि ये z इज़ अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल आपको बता दे, मान लीजिए कि यही अगर फंक्शन है फाई जो है वो एन फ्रॉम जेड जा रहा है, एन से एन टू जेड पर मैप हो रहा है, तो तो ये जो हमारा जेड है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हो रहा है। सिमिलर का क्या मतलब, ये डिफाइन किए कि किसी सेट को सिमिलर कब कहते हैं कि एन जो है वो जेड के सिमिलर है, जब इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन फंक्शन डिफाइन हो। तो इसका मतलब फाई को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर ये फाई जो है हमारा मैपिंग, ये हमारा बाइजेक्टिव हो जाता है एन टू जेड पर, तब कहेंगे कि जेड जो हमारा है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो इस पर हमारा फाई डिफाइन कैसे, फाई एन क्या हो रहा है, ये -1 अप के पावर एन, फिर ये हमारा ये जो बॉक्स में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो n/2 लिखा हुआ, तो ये हमारा जो है ये हमारा फाई जो है वो बाइजेक्टिव होगा। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है एन टू जेड पर। ये हमारा फाई है, यहाँ पर जीरो नहीं, ये फाई है, यहाँ फाई डिनोट किया गया, फंक्शन को डिफाइन किया गया, तो जेड हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। मान लीजिए अगर स्टूडेंट हम काउंटेबली इनफाइनाइट जो सेट है उस पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये इजी एग्जांपल, ये बच्चों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या डिफाइन था कि जो फाई फंक्शन था, जो हम लोग पहला एग्जांपल देखे थे, फाई फंक्शन था वो नेचुरल नंबर से जेड पर क्या हो रहा था, मैप हो रहा था। तो इस फाई को हम लोग को बाइजेक्शन शो करना था कि ये हमारा जो है वो बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन के लिए हम लोग 1 और 1 शो करना था, तो हम लोग इस बार फाई को अलग से डिफाइन करेंगे कि ये कैसा फंक्शन है। मान लेते हैं कि फाई जो है फाई एन, ये हमारा किस टाइप का फंक्शन डिफाइन होना, चले देखते हैं। मान लीजिए ये n/2 है और ये -n+1 का होल ब्रैकेट में /2 है। इसमें जो n है, ये वाला n है ऊपर वाला, वो इवन नेचुरल नंबर है, और ये जो n है वो हमारा n जो है वो ऑड है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। ये n जो है वो नेचुरल नंबर से ही एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि डोमेन से ही आता है एलिमेंट, और डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस फंक्शन को आप चेक करेंगे तो इसमें ये फाई जो हमारा है ये हमारा 1 और 2 दोनों है, 1 एंड ऑन 2। तो ये जो हमारा, तब हमारा जेड जो होगा वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो काउंटेबल सेट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अ सेट एस इज कॉल्ड काउंटेबल। अगर कोई सेट हमारा एस है उसको हम लोग कब कहेंगे कि वो हमारा काउंटेबल है, इफ़ इट इज़ आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। या तो वो फाइनाइट हो या वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो ऐसे दोनों केस में, अगर दोनों केस में से कोई भी केस हो रहा है, या तो फाइनाइट हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तब तो हम लोग कहेंगे कि जो सेट एस है वो हमारा काउंटेबल सेट्स है। फिर से समझिए, अभी मैंने आपको फाइनाइट सेट क्या होता है उसको डिस्कस किया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसको भी डिस्कस किया। काउंटेबली इनफाइनाइट में क्या क्या यूज़ हो रहा है उस डिफिनेशन में देखिए। अगर आप लोग को मतलब कि अगर जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक याद करिए, एक वो रिलेट कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अभी मैंने आपको सिमिलर बताया, सिमिलर सेट क्या होता है। तो सिमिलर सेट क्या होता है, अगर दो सेट को सिमिलर कहना है तो उनके बीच में अगर फंक्शन डिफाइन कर दे बाइजेक्टिव फंक्शन, तो कहेंगे कि अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो जाता है तब कहेंगे कि वो सेट जो है वो सिमिलर है। और काउंटेबली इनफाइनाइट में तो यूज़ होता है कि अगर कोई सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं तो अगर कब कहेंगे, अगर वो सेट, जिस सेट को हम लोग कह रहे हैं कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर वो सेट नेचुरल नंबर से सिमिलर हो जाए तब कहेंगे कि वो जो सेट है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें काउंटेबल सेट में क्या, अब फाइनाइट सेट भी मैंने कहा था, फाइनाइट सेट जो है वो सिमिलर होता है एसएन में। अगर एसएन के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन अगर डिफाइन हो जाता है किसी सेट का, और एसएन क्या हमारा है, वो हमारा इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसमें वो क्या करता है, एक तरह से लेबलिंग का काम करता है कि हाँ ये टैग लगाने वाला कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो वो हमारा फाइनाइट एसएन जो होता है हमारा, वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसमें। अगर उससे कोई सिमिलर हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है, तो वो खुद ही वो फाइनाइट सेट हो जाएगा।
तो वो हमारा फाइनाइट सेट था और ये काउंटेबल। अगर काउंटेबल सेट को किसी सेट को काउंटेबल सेट होना है तो या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो। अब क्या कर रहा है, इन केस ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट देयर इज अ फंक्शन एफ विच एस्टैब्लिश अ बाइजेक्शन बिटवीन एन एंड इट्स द एलिमेंट ऑफ एस। काउंटेबली इनफाइनाइट में केस का क्या हो रहा है कि अगर कोई देयर इज अ फंक्शन एफ, अगर कोई फंक्शन एफ है अगर वो स्टैब्लिश हो रहा है बाइजेक्शन बिटवीन एन और एस में, तब हम लोग इस केस में भी क्या कहते हैं, वो काउंटेबल इन्फिनाइट। यही हम लोग काउंटेबल इन्फिनाइट का डिफिनेशन ही पढ़े हैं। यही हमारा होता ही है कि अगर कोई सेट अगर नेचुरल नंबर के में फंक्शन बाइजेक्शन हो जाए, मतलब सिमिलर हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि वो सेट जो है वो काउंटेबल इन्फिनाइट है। तो यही कहा जा रहा है इस डिफिनेशन में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और अब क्या कह रहा है, देयरफॉर द सेट एस कैन बी डिस्प्लेस एज, तो जो सेट हमारा एस है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो काउंटेबल सेट है, तो हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एस जो हमारा है F1 F2 डैश डैश Fn है डैश 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 इन्फिनाइट जा रहा है। इफ़ वी राइट, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो A1 A2 डैश डैश An इन प्लेस ऑफ F1 F2 F3, इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देन तो हमारा एस जो हो जाएगा वो हमारा A1 A2 डैश डैश An हो जाएगा। ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसमें ये कहा गया कैसे हम लोग किसी सेट को काउंटेबल सेट कहते हैं। तो मेन आपको डेफिनेशन याद रखना है काउंटेबल सेट का क्या होता है कि या तो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफिनाइट सेट हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा काउंटेबल सेट्स है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट जो है हमारा अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है। अ सेट विच इज़ नॉट अ काउंटेबल सेट कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। अगर कोई सेट हमारा काउंटेबल सेट नहीं है तो वो हमारा सेट जो होगा वो अनकाउंटेबल सेट होगा। तो इसका सिंपल से डिफिनेशन है कि अगर अभी हम लोग काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में सब कुछ जाने। काउंटेबल सेट में किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, एक तो हमारा सिमिलर सेट का, एक फाइनाइट सेट का और एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का। ये तीनों का यूज़ करके हमारा काउंटेबल सेट का डिफिनेशन डिफाइन हुआ है। अब हमारा अगर कोई सेट अगर काउंटेबल नहीं है तो वो हमारा जो होगा वो हमारा अनकाउंटेबल सेट्स में इंक्लूड होगा। तो इसी में यही इसका डिफिनेशन सिंपल सी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। और नोट्स में क्या कहा जा रहा है, इसको नोट्स भी देख लेते हैं एक बार। इफ़ एवरी मैप फ्रॉम ए टू बी फेल्स टू बी ऑन टू, अगर कोई भी मैप जितने भी हो, एवरी मैप, सभी मैप की बात की जा रही है, अगर सभी मैप फ्रॉम ए टू बी है, अगर वो फेल हो जाता है टू बी ऑन टू, देन वी से बी इज़ लार्जर देन ए इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई मैप डिफाइन कर रहे हैं दो सेट के बीच में, अगर वो ऑन टू वो नहीं हो रहा है, मतलब फेल का मतलब क्या होता है कि वो ऑन टू नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब जो बी हमारा सेट है, कोई फंक्शन हमारा एफ है, ये कहाँ से फ्रॉम ए टू बी पर मैप हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये मैपिंग है, ये ऑन टू मैपिंग फेल है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है मैप ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या है कि सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट बी का। मतलब ये कोडोमेन हमारा है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन के सेट के सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो ऐसे मैपिंग को हम लोग कहते हैं कि वो ऑन टू मैप है। अगर इसमें ऑन टू मैप हो ही नहीं रहा है, देन वी से बी इज़ लार्जर देन ए, मतलब कि अगर नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो कुछ एलिमेंट सेट बी के छूट जा रहे हैं जिसका मैप प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बी सेट ए में सेट ए से बी का जो सेट है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब कुछ ज़्यादा है एलिमेंट, जिससे कि कुछ का तो इमेज प्री इमेज सेट ए में हो जा रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बी जो है वो लार्जर देन ए है, तो बी जो सेट होगा वो लार्जर देन ए इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। तो इसका मतलब यही कहा जा रहा है, ये कार्डिनलिटी के सेंस में कहा जा रहा है। दैन दैट इज़ द कोडोमेन हैज़ मोर पोटेंशियल दैन डोमेन। तो इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन है, सेट बी जो हमारा है वो कोडोमेन है, तो वो मोर पोटेंशियल है डोमेन से। इसमें यही इसका नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर अगर दो सेट के बीच में मैप जो है डिफाइन कर रहे हैं, एवरी मैप अगर वो ऑन टू फेल है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो कोडोमेन है वो मोर पोटेंशियल, ज़्यादा पोटेंशियल है डोमेन के कंपेयर। ये कार्डिनलिटी के सेंस में देखा जा रहा है कि कार्डिनलिटी के हिसाब से। और क्या कहा जा रहा है, इफ़ द डोमेन हैज़ लेस पोटेंशियल देन एवरी मैप फ्रॉम ए टू बी फेल टू बी ऑन टू। अगर और सिंपल से इसका जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी डोमेन अगर लेस पोटेंशियल रखता है, अगर कोई मैप डिफाइन हो रहा है एवरी मैप फ्रॉम ए टू बी, तो ये फेल्स होगा हमेशा ऑन टू। ये ऑन टू मैप कभी होगा नहीं, मतलब ऑन टू फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान से आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट जो अभी हम लोग बात किए हैं अनकाउंटेबल सेट्स का, उसके नोट्स का, कि अगर दो सेट के बीच में अगर ऑन टू मैप फेल होता है, अगर एवरी उनके बीच में अगर मैप डिफाइन करते हैं और वो ऑन टू मैप नहीं डिफाइन होता है, मतलब फेल होता है उसका पे, तो इसका मतलब ये है कि जो सेट को डोमेन वाला जो पार्ट है हमारा, को डोमेन सेट है, वो उसकी कार्डिनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो मोर पोटेंशियल होगा डोमेन के सेट ए से। तो इसमें हम लोग कुछ डायग्राम के और ईजिली हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे उसको हम लोग नोट्स को एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन हम लोग क्या किया जा रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हमारा एफ है, वो एफ जो है वो फ्रॉम ए टू बी मैप हो रहा है, मान लेते ये ए टू बी पर मैप हो रहा है, ये फंक्शन है। तो ये इस फंक्शन को कहा जा रहा है कि ये फेल हो रहा है, ऑन टू मैप डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहने का क्या है, ऑन टू मैप पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन टू मैप क्या होता है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ ऑन टू मैप क्या होता है। मान लीजिए अगर दो हमारा कोई मैपिंग हम लोग डिफाइन, दो सेट है ए और बी, अगर सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में अगर है, तब हम लोग कहेंगे कि वो हमारा ऑन टू मैप हो रहा है। मतलब कि को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल आ जाता है, हमारा जो सी है वो हमारा आर के इक्वल आ जाएगा, तब हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। यही हम लोग डिफाइन किए थे ऑन टू फंक्शन का। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ एलिमेंट बच जा रहे हैं सेट बी के, जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट सेट बी में होगा। तो इसका मतलब अगर कार्डिनलिटी देखा जाए, कार्डिनलिटी क्या होती है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी सेट के, उसी की कार्डिनलिटी वो उसी तरह हम लोग डिफाइन कर दे कार्डिनलिटी की, कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर सेट बी के ज़्यादा एलिमेंट है सेट ए से, इसका मतलब कि कार्डिनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए इसमें 5 है और इसमें 2 ही हैं, तो 2 का मतलब इसमें 5 एलिमेंट है सेट बी में, तो बी के जो 2 एलिमेंट होंगे उनका तो प्री इमेज मिल जाएगा, बाकी 3 का तो नहीं मिलेगा। तो ये जो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सेट बी है वो हमारा मोर पोटेंशियल है सेट ए से। तो हमारा सेट बी क्या है, हमारा को डोमेन है, और ये ए क्या सेट हमारा डोमेन है, तो इसीलिए कहा जा रहा है को डोमेन मोर पोटेंशियल डोमेन। यही हमारा इसको नोट्स में यही बात की गई है। तो इसको हम लोग ईजिली समझ सकते हैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा 6 पॉइंट अब क्या कह रहा है, 6 पॉइंट में हमारा ये कहा जा रहा है कि लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। मान लेते हैं कि दो सेट्स हमारे हैं ए एंड बी, वो कहा जा रहा है कि वो फाइनाइट सेट है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। जो सेट ए की कार्डिनलिटी है वो कम है, मतलब छोटी है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, देन ए इज सिमिलर टू सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब कि जो ए होगा वो सिमिलर हो जाएगा बी के सबसेट के साथ, एंड बी इज़ नॉट सिमिलर टू एनी सबसेट ऑफ ए। लेकिन जो बी होगा वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता सेट ए के सबसेट के साथ। कहने का मतलब ये है, साफ साफ इसमें समझते हैं, आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगी कि कैसे ये क्या कहा जा रहा है। हेंस कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए सिमिलर टू एक्स और सबसेट ऑफ बी एंड बी सिमिलर टू वाई सबसेट ऑफ ए। मतलब कि जो ए और एक्स जो हमारा सिमिलर एलिमेंट है वो अगर सबसेट है बी के, और बी जो है वो सिमिलर है वाई के साथ, वो सबसेट है ए के, तब कहेंगे कि जो कार्डिनलिटी ए है वो बी के इक्वल है। तो हम लोग पहले पूरी 6 पॉइंट के मतलब का समझेंगे, उसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। स्टूडेंट पॉइंट 6 में यही कहा जा रहा है कि अगर दो सेट्स फाइनाइट हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए सेट ए और सेट बी, दो फाइनाइट सेट ले लिए। फाइनाइट सेट पता है, फाइनाइट सेट मैंने आपको डिस्कस किया था। फाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट की जा सकते हैं तो वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट करते हैं ऑर्डरली। तो वो कहा जा रहा है कि अगर दो सेट फाइनाइट हैं, अगर सेट ए है और बी है, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी कम है, लेस देन है सेट बी की कार्डिनलिटी से, तो इसका मतलब ये कि इस केस में ये कहा जा रहा है कि ए जो सेट होगा वो सिमिलर हो सकता है सेट बी के किसी सबसेट के साथ, लेकिन जो बी है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता सेट ए के सबसेट के साथ। सिमिलर का मतलब क्या, अभी डिफाइन किए हैं कि अगर दो सेट के बीच में सिमिलरिटी दिखानी है तो इसका मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया जाए जो कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, मतलब 1-1 ऑन-टू मैप्स हो। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एफ है हमारा, अगर ए टू बी है हमारा, इसकी कार्डिनलिटी जो ए की है वो कही जा रही है कि लेस देन है बी से। तो सिंपल सी बात है, तो सेट अगर मान लेते हैं कि जो हमारा बी जो सेट है उसका कोई सबसेट एक्स मान लेते हैं, जो एक्स है वो सबसेट है बी का,
और जो y है वो सबसेट है a का, ये हम लोग सबसेट मान लिए हैं। अगर तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर a की कार्डिनलिटी छोटी है b की, तो a जो है वो सिमिलर हो सकता है, मतलब a के बीच में वो सिमिलरिटी आ सकती है ये b के सबसेट के साथ। कहा मतलब अगर मान लीजिए ये g कोई मैप है, इसको कहा जा रहा है कि ये a जो है वो x के साथ सिमिलरिटी मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन शो कर सकता है, इसमें ये कहा जा रहा है। लेकिन जो b है, b जो कह रहा है, मान लीजिए अगर दूसरा हम लोग ले लेते हैं, हम लोग n कोई हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, n जो मैपिंग हो रही है वो सेट b से y पर जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जो b होगा, जो y पर सिमिलरिटी, ये कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि b खुद ही कार्डिनलिटी b की a से ज़्यादा है और सेट a पर तो वो सिमिलर हो ही नहीं सकता है। तो ये सेट, तो उसके सेट a के सबसेट के साथ क्या सिमिलरिटीज़ होगा। सिमिलर का मतलब होता है कि 1 1 ऑन टू मैपिंग होना। तो 1 1 तो ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है कि मान लीजिए ऑन टू तो हो जाएगा कि y का जो है, y के सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट b में मिल सकते हैं, क्योंकि y में कम एलिमेंट है और b में ज़्यादा एलिमेंट है। लेकिन जो सेट b के एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है, वो y में उसका इमेज, यूनिक इमेज नहीं मिल सकता है। इसका मतलब कि b का पोटेंशियल मोर है, डोमेन का मोर पोटेंशियल है, y का लेस पोटेंशियल है। तो इसलिए इसमें सिमिलरिटीज़ डिफाइन नहीं हो सकता है, यही इसमें कहा जा रहा है। तो इसका हेंस अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, मान लेते हैं कि अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर दी हुई है, अगर दोनों की कार्डिनलिटी मान लेते हैं कि अगर सेट A जो हमारा है वो इक्वल है सेट B का, तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब अगर A सिमिलर हो X और ये सबसेट हो B का, और ये जो X है वो B का सबसेट है, और अगर B जो है वो सिमिलरिटी शो कर दे Y के साथ और ये सबसेट हो A का, तब कहेंगे कि जो कार्डिनलिटी A होगी B के इक्वल होगी। ये केस इसमें कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। नोट्स क्या है? इफ़ वी डिफाइन कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, नो मैटर हाउ इट इज़ डिफाइंड, बट दीज कार्डिनलिटी विल फॉलो द अबव रूल्स। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट है वो डिफाइन, वो मैटर नहीं करता क्या डिफाइन हो रहा है, लेकिन जो नीचे जो अबव ऊपर रूल्स दिया हुआ है, अबव रूल, इसकी कार्डिनलिटी डिफाइन करने के लिए इसमें बताया गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ये भी ये है ये कि कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, फॉर इनफाइनाइट सेट वी यूज सिंबल टू डिनोट देयर कार्डिनलिटी। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो किस सिंबल से उसको यूज़ करेंगे उसकी कार्डिनलिटी, वो इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर n है जो नेचुरल नंबर है उसको अलफ नॉट का ये सिंबल होता है। कहीं कहीं आपको नेचुरल नंबर की तरह अगर इस तरह जिगजैग में इस तरह दिखता है, ये भी हमारा अलफ नॉट होता है। तो ये हमारा कार्डिनलिटी होता है नेचुरल नंबर का। और रियल नंबर का जो होता है वो कॉन्टिनम c से, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। दीज सिंबल विच आर यूज टू डिनोट कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट आर नोन एज ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो जो हमारी कार्डिनलिटी है, सिंबल जो डिनोट करते हैं इनफाइनाइट सेट का, इसको हम लोग ट्रांसफाइनाइट नंबर्स भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th पॉइंट जो हमारा है कि अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर, कि कैसे हम लोग उस कार्डिनल नंबर अगर कोई दिया तो उसकी अर्थमेटिक कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग सिंबल कार्डिनलिटी, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी की सिंबल नोटेशन देखे हैं कि हमारी जो अलफ नॉट होती है वो हमारी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है, और जो c होता है वो हमारा रियल नंबर का कार्डिनलिटी होता है। उसी में बेस्ड हमारा 7th पॉइंट है, क्या क्या रिजल्ट है उसको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो हम लोग देख रहे हैं 7th में क्या है कि अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर में कि अलफ नॉट डिनोट्स द कार्डिनलिटी ऑफ n। अभी बताएं कि जो अलफ नॉट होती है वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है, और c डिनोट्स द कार्डिनलिटी ऑफ r, और जो c होता है वो कार्डिनलिटी होती है रियल नंबर की। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है क्या कह रहा है कि अलफ नॉट प्लस अलफ नॉट प्लस अलफ नॉट डैश 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 अलफ नॉट, ये m टाइम्स तक अगर अलफ नॉट को ऐड करते हैं तो वो हमेशा अलफ नॉट ही आता है। ये पहला रिजल्ट हमारा है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि अलफ नॉट को किसी n जो हमारा है, n जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, अगर उसके साथ ऐड करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, वो भी अलफ नॉट के ही इक्वल आएगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा क्या कह रहा है कि अगर अलफ नॉट को c के साथ, c जो हमारा है वो रियल नंबर की कार्डिनलिटी है, कॉन्टिनम है, अगर अलफ नॉट जो है वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, तो दोनों का अगर ऐड करने पर क्या आएगा तो वो हमेशा रियल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर आएगा, मतलब कॉन्टिनम c के इक्वल आएगा।
फोर्थ पॉइंट जो हमारा क्या कह रहा है कि इसमें अगर हम लोग रियल नंबर की जितनी भी रियल नंबर की कार्डिनलिटी जो सी हमारा क्वांटिनम है, अगर उसको ऐड करते करते n टाइम्स तक ऐड करते हैं तो उसका क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होगा क्वांटिनम सी के ही इक्वल। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है कि हम लोग कितने बार भी हम लोग कितने टाइम्स भी अगर सी को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सी ही आएगा। अब 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर अलफ नॉट को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अब भी हमारा जो अलफ नॉट ही आएगा, और n जो है हमारा n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। और f जो हमारा क्या कह रहा है, अगर c जो हमारा क्वांटिनम है उसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं c डॉट c डॉट c डॉट्स, मान लीजिए n टाइम्स तक कर रहे हैं फाइनाइट तक, तो वो भी हमारा c के इक्वल आएगा। और g जो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर अलफ नॉट को प्रोडक्ट करेंगे c के साथ क्वांटिनम के साथ तो हमेशा क्वांटिनम मतलब आएगा इसका कार्डिनलिटी। ये हमारे पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हमारा h पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए 2 के पावर अलफ नॉट है, अगर हमारी अगर 2 के पावर अलफ नॉट है तो उसको हम लोग कैसे किसके इक्वल होता है, वो हमारा c के इक्वल होता है, और जो c होता है वो ग्रेटर होता है अलफ नॉट से। इसका मतलब होता है कि जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी जो c हमारी है, c किसकी कार्डिनलिटी है, c हमारी, ये हमारा रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, c होती है। आपको पता है कि रियल नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, और नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल जो होते हैं वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर जो हमारा, ये नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है कार्डिनलिटी की, वो अलफ नॉट है, ये अलफ नॉट है, ये तो अलफ नॉट हमेशा c से, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर है, r हमारा क्या है, r जो है वो ग्रेटर है n से, तो इसलिए जो r की कार्डिनलिटी c है वो भी ग्रेटर होगी अलफ नॉट से, यही इसमें कहा जा रहा है। और अगर 2 के पावर अलफ नॉट है तो उसको हम लोग c के इक्वल करते हैं, ये हमारा h पॉइंट है। i पॉइंट हमारा क्या कह रहा है इसमें कि किसी अलफ नॉट के पावर अलफ नॉट दिया है तो हमेशा इक्वल होगा 2 के पावर अलफ नॉट, और 2 के पावर अलफ नॉट अभी हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा c के इक्वल होता है। ये हमारा रिजल्ट है। जे हमारा पॉइंट है कि अगर अलफ नॉट के पावर c है, मतलब कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी अलफ नॉट है उसके पावर अगर रियल नंबर की कार्डिनलिटी है c, तो वो हमेशा इक्वल होगा 2 के पावर c, मतलब 2 टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, ये इसके बराबर होगा। के पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अलफ नॉट जो है वो लेस देन होगा c, ये सिंपल सी बात है, ये अभी बताया, समझ में आया। एल पॉइंट हमारा क्या है कि जो n है वो हमेशा लेस देन होगा अलफ नॉट से। n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, n जो हमारा है वो फाइनाइट कोई नंबर है, कोई फाइनाइट इंटीजर है जो कि नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, तो वो हमेशा लेस होगा अलफ नॉट के, क्योंकि अलफ नॉट जो है वो पूरा नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी है, और नेचुरल नंबर में ज़्यादा एलिमेंट होता है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये अलफ नॉट जो होगा वो ग्रेटर होगा n से। अब क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर, मान लेते हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर, अभी हम बताएं कि आपको ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होता है, कार्डिनलिटी n और कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की जो अलफ नॉट होती है और जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है c क्वांटिनम, वो दोनों हमारे ट्रांसफाइनाइट नंबर है। तो अगर उन फॉर एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर लेते हैं तो m पॉइंट क्या कर रहा है, तब अगर दोनों को ऐड करते हैं तो लार्जर ऑफ r एंड b, तो ये जो होगा ये इक्वल होगा लार्जर ऑफ अल्फ़ा और बीटा से। सिंपल सी बात है, दो कार्डिनलिटी को ऐड करेंगे तो ये हमेशा अल्फ़ा और बीटा से तो ग्रेटर ही आएगा उसकी वैल्यू, तो यही इसमें कहा गया है। और एन जो पॉइंट है वो अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए ये ट्रांसफाइनाइट नंबर है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ट्रांसफाइनाइट नंबर अभी हम डिस्कस करके बताएं, तो ट्रांसफाइनाइट नंबर में इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी इक्वल होगा लार्जर देन अल्फ़ा एंड बीटा से। तो ये सिंपल सी बात है, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आएगा, तो 6 जो होगा वो 2 से भी ग्रेटर और 3 से भी ग्रेटर है। इसी तरह ट्रांसफाइनाइट नंबर को भी आप समझ सकते हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो ट्रांसफाइनाइट नंबर है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट उससे वो दोनों से ज़्यादा ही तो आएगा, अल्फ़ा से भी आएगा ग्रेटर और बीटा से भी ग्रेटर आएगा, तो यही इसमें कहा जा रहा है। ओ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ओ पॉइंट में क्या डिस्कस हो रहा है कि अगर अल्फ़ा के पावर बीटा है डॉट अल्फ़ा के पावर गामा है, मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ट्रांसफाइनाइट नंबर है, अगर अल्फ़ा के पावर बीटा है कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर और उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा गामा, तो ये जो पावर है अगर बेस सेम है, अल्फ़ा अगर सेम है दोनों के नीचे वाला, तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। पी पॉइंट क्या हमारा है कि अगर मान लीजिए अल्फ़ा के पावर बीटा है, उसके पावर होल ब्रैकेट में पावर गामा है, तब ये जो बीटा और गामा है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये ओ और पी में ये है कि अगर बेस सेम है,
मतलब कि अल्फ़ा के पावर बीटा है, फिर उसका प्रोडक्ट किसी अल्फ़ा के पावर गामा से कर रहे हैं, तो जो बेस देख रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा सेम है तो उसका पावर सिर्फ ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बेस सिर्फ एक है अल्फ़ा और उसके पावर बीटा दिया हुआ, तो उसका होल अगर गामा करते हैं तो जो बीटा और गामा है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। ये पॉइंट फी हमारा कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 8 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 8 पॉइंट डिस्कस करते हैं। देयर इज़ नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अल्फ़ नॉट एंड सी। ये याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि जो अल्फ़ नॉट और सी जो ये हमारे ट्रांसफाइनाइट नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा वन लाइनर पॉइंट है, ये रिजल्ट बहुत बेस्ट है। 9 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो सेट्स है विथ कार्डिनलिटी अल्फ़ा एंड बीटा, उन दोनों की कार्डिनलिटी क्या दी हुई है, अल्फ़ा और बीटा दिए थे रिस्पेक्टिवली, एंड एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि एक कोई हमारा सेट है एफ, कैपिटल एफ, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, वो फंक्शन के एलिमेंट है। और फंक्शन कैसा डिफाइन हो रहा है, उस सेट जो ए और बी दो सेट लिए थे जिसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा और बीटा थी, तो वो एफ जो हो रहा है वो फ्रॉम ए टू बी पर मैप हो रहा है। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कैपिटल एफ के सेट में कह रहे हैं। देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ, जो कैपिटल एफ की कार्डिनलिटी तब क्या होगी, तो बीटा के पावर अल्फ़ा होगी। सिंपल सी बात है कि जो कैपिटल एफ है वो सारे सेट, सारे फंक्शन के कलेक्शन का है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन। तो फंक्शन अगर किसी को, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या फार्मूला होता है कि अगर सेट ए से बी पर जा रही है तो बी की जो कार्डिनलिटी होती है उसके पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होती है। सिंपल सी बात है, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का होता है। इसी टोटल ऑफ फंक्शन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। तो ये सिंपल सी बात है, सॉरी बाइनरी रिलेशन नहीं, तो ये सिंपल सी बात है कि एफ जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑल फंक्शन होगा सेट ऑफ कलेक्शन एफ के। तो ये हमारा बीटा के पावर अल्फ़ा हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी कैपिटल एफ की। ये हमारा 9th पॉइंट है। 10th पॉइंट में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर F1 है, कैपिटल F1 है, वो क्या हो रहा है, वो भी फंक्शन है, सेट कलेक्शन है फंक्शन का, उसमें लेकिन उसका क्या हो रहा है, वो फ्रॉम एन टू एन पर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन हो रहा है, मैप हो रहा है। देन तो कार्डिनलिटी ऑफ F1 की क्या होगी, जानते हैं कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अल्फ़ नॉट होती है। और अभी हम बताएं कि अगर ये 9th पॉइंट में कि अगर ए से बी पे जा रहा है तो उसकी कार्डिनलिटी बीटा के पावर अल्फ़ा हो जाती है। अगर कार्डिनलिटी ए की बी अल्फ़ा और बीटा की बी की बीटा दी हुई है कार्डिनलिटी, तो इसी तरह नेचुरल नंबर का अल्फ़ नॉट होता है तो अल्फ़ नॉट के पावर अल्फ़ नॉट हो जाएगा। और आपको अभी बताएं कि अल्फ़ नॉट के पावर अल्फ़ नॉट की वैल्यू इक्वल होती है 2 के पावर अल्फ़ नॉट, और 2 के पावर अल्फ़ नॉट भी हम लोग पता है कि सी के इक्वल। ये सारे रिजल्ट अभी जो आपको डिस्कस किए उसी का सिमिलैरिटी, उसी का आपका यूज़ किया गया इसमें, इसीलिए कह रहे हैं कि हर चीज़ को इक्विवेलेंट मतलब करके सिमिलैरिटीज़ देखिए कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिल रहा है, उसको इस तरह से पिंच कर करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ में आएगा और आप लोग जो टॉपिक्स है उसको स्किप नहीं करेंगे, मतलब आप लोग भूलेंगे नहीं, इस तरह आपको माइंड में सेट रहेगा। तो एक एक को रिलेट कर करके पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताएं कि अल्फ़ नॉट के पावर अल्फ़ नॉट की वैल्यू इक्वल होती है 2 के पावर अल्फ़ नॉट, और 2 के पावर अल्फ़ नॉट की वैल्यू इक्वल होती है कॉन्टिनम सी के बराबर। तो ये सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब अगर सी के बराबर आ गया तो मतलब F1 जो हो गया वो हमारा अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि हमारा रियल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अगर उसकी कार्डिनलिटी सी आ रही है तो सी का मतलब क्या होता है कि सी की कार्डिनलिटी, सी जो किसकी कार्डिनलिटी होती है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। तो इसका मतलब कि अगर वो रियल के इक्वल आ गया तो F1 जो होगा हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि रियल सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग कार्डिनलिटी के हिसाब से भी हम जान कर सकते हैं कि कोई फंक्शन क्या कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, किस सेट को डिफाइन करना है। 11th पॉइंट हमारा क्या है कि F2 हमारा कह रहा है कि ये भी हमारा फंक्शन का कलेक्शन है, लेकिन ये कहाँ फ्रॉम 0 क्लोज इंटरवल 0-1 से 0-1 पर मैप हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं 0-1 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर, तो वो हमारा क्या है, इन्फाइनाइट सेट है, इन्फाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। और ये भी हमारा 0-1 जो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल की काउंटेबिलिटी क्या होती है, 0-1 जो हमारा क्लोज इंटरवल है उसमें डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, रेशनल इरेशनल सब आएंगे 0-1 के बीच में, तो हमारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। इन्फिनाइट नंबर है तो ये हमारा रियल नंबर से होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। नेचुरल नंबर जो होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है, यूनिक मतलब 1 2 3 4 होता है। तो 0-1 में तो कोई भी नेचुरल नंबर में मिलेगा नहीं, वो सारे इरेशनल और रेशनल मिलेंगे, तो वो हमारे रियल में आते हैं, तो इसलिए हमारा कार्डिनलिटी जो होगा वो रियल नंबर का। तो 0-1 की जो कार्डिनलिटी होगी वो सी होगी। तो इसकी जगह F2 की हम लोग कार्डिनलिटी निकालेंगे कि कार्डिनलिटी F2 की क्या होगी, तो सी के पावर सी। और अभी हम आपको रिजल्ट बताए थे कि सी के पावर सी जो होता है वो 2 के पावर सी होता है। तो ये हमारा 11 पॉइंट, ये भी हमारा 2 के पावर सी है जो है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये भी हमारा रियल नंबर का ही कार्डिनलिटी होता है। तो F2 भी हमारा अनकाउंटेबल हो गया।
12th पॉइंट कि द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट सेट। इसमें ये कहा जा रहा है, पहले हम लोग एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग समझते हैं क्या 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 है। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन हम आपको बता चुके थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर उसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये 3 टाइप्स के रिलेशन अगर फॉलो होते हैं तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे, ऐसे रिलेशन को, कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो इक्विवेलेंस क्लास, पहले हम लोग रिलेशन जान जाते हैं। रिलेशन क्या होता है? अगर कोई सेट हमारा ए है, मान लेते हैं कि ये हमारा अगर सेट ए है, इस पर अगर हम लोग को रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है? जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इटसेल्फ है सेट ए से ही। तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, मतलब ए कॉमा बी हो गए, और ए और बी जो दोनों है वो एलिमेंट ए से ही, सेट ए से ही बिलोंग्स करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट रिलेशन में आएंगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास अगर ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई, अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर ए, तो ये ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। इस पर अगर इक्विवेलेंस क्लास देख रहे हैं तो ये सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को लेगा जो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास है ऑन ए डिनोटेड बाई ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ए पर, मतलब ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्री एलिमेंट पर अगर डिफाइन होता है तो ये हमारा होता है। तो ऐसे, तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन होता है इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो रिलेशन मिलेगा वो अगर वो तीनों टाइप के फॉलो कर रहा है तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई इक्विवेलेंस क्लास। और तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भी सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास, मतलब सारे कलेक्शन को, इक्विवेलेंस क्लास के सारे कलेक्शन को उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, वो सारा सेट जो होगा उसको, उस सेट को हम लोग कहते हैं कि वो क्वोशिएंट सेट है। इसी को यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन सेट समझ में आया। अब उस क्वेश्चन सेट से रिलेटेड पॉइंट है हमारा ए और बी। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ए जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन सेट होता है, अभी जो डिफाइन किया मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन सेट क्या होता है, वो हमेशा काउंटेबल होता है। काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, मतलब कि अगर क्वेश्चन सेट है, मान लीजिए कि अगर जितने भी हमारे इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास मान लीजिए सारे इक्विवेलेंस क्लास के सेट को हम लोग क्वेश्चन सेट कह रहे हैं, मतलब कि ये जो क्यू हमारा है वो किस टाइप का एलिमेंट, उसमें सारे सेट के जितने भी इक्विवेलेंस क्लास के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे कलेक्शन को हम लोग क्यू कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि इसको काउंट किया जा सकता है, अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब क्यू भी, क्वेश्चन सेट जो होगा वो भी काउंटेबल सेट होगा, फाइनाइट होगा। और अगर ये फाइनाइट है तो ये हमेशा काउंटेबल होगा। अगर क्वेश्चन सेट जो है वो काउंटेबल सेट है तो ये ऑलवेज काउंटेबल होगा। यही इसमें पहला पॉइंट कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर क्वेश्चन सेट जो है अगर वो अनकाउंटेबल सेट है तो ये मे बी काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको देख के, ऐसे बिना देख के जज नहीं कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन देखेंगे क्या क्या अप्लाई हो रहा है उस पर, तो उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि जो क्वेश्चन सेट है अनकाउंटेबल सेट का, वो काउंटेबल है कि या अनकाउंटेबल है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।